All right, what is the answer? If we remove the capacitance, what is the effect on impedance? बोलिए क्या आंसर लगेगा? Quick answers now. The impedance is under root of r squared plus x whole square. Will it increase or decrease? वो ऑप्शन नहीं दिया हुआ. Options are given: increases, decreases, or no change, or any of the above. Are you there? No. Sir, decrease. No. Answer is depending upon the value of XL. It may increase, decrease, or no change. Answer is it may increase or decrease or no change depending on value of XL and XC. Convinced? Are you convinced? देखो ऐसे चेक कर सकते हैं. Yes. ऐसे चेक कर सकते हैं. सपोज XL की वैल्यू 30 है, XC 10 है, तो 30 minus 10 is 20. बट ये निकाल दिया तो 30 रह जाएगा. इंक्रीज, और ये 10 है और ये 30 है, फिर भी 20 का स्क्वायर आएगा. बट ये निकाल दिया 10 बच जाएगा, डिक्रीज हो जाएगी. और अगर ये 10 है, ये 20 है, तो डिफरेंस इज 10. 10 का स्क्वायर आएगा, माइनस 10 का स्क्वायर प्लस हो जाएगा. और इसको निकाल दिया, फिर से 10 बच गया. उनकी इनिशियल वैल्यू पे डिपेंड करेगा. बट ऐसा लगता है, इफ यू सी द फार्मूला देन यू फील इट इज इंक्रीजिंग. तो it may be increasing, decreasing, Z may be increasing, decreasing, or no change depending upon initial values of XL and XC. Got it? Yes. Increases कब Yes. होगा? आंसर होगा increases if XL is greater than XC, है ना? XL अगर greater है तब इंक्रीज होगा. XL अगर छोटा है दोनों XC से, तब या तो डिक्रीज हो सकता है या नो चेंज भी हो सकता है. Okay, shall we move forward? नोट कर लो, उसको नोट कर लिया. Now let's see further. ये इसका क्या आंसर होगा बोलो? इसमें भी फेज में नहीं, कितना रहा है? How much is the answer coming? 8 आएगा. 4 तो नहीं आ रहा है. डायरेक्ट नहीं प्लस माइनस करना, दे आर आउट ऑफ फेज. तो वी, हमने ये जो फार्मूला लिखा था अभी जो डिस्कस कर रहे थे, ये वाला फार्मूला ऊपर था, ये
मैक्सिमम वैल्यू रखो या आरएमएस वैल्यू रखो। अगर ये अप्लाइड आरएमएस वैल्यू के साथ भी ये आएगा। देखो हमने ऊपर मैक्सिमम वैल्यू ली थी, बट आई टोल्ड यू इट कैन बी आरएमएस वैल्यू। यहाँ पर देखो जो डेरिवेशन किया है, इट कैन बी विद द आरएमएस वैल्यू। देखो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, बट मैक्सिमम वैल्यू थोड़ा लिखना आसान था। ठीक है, उसको ज्यादा हम ओके सब स्क्रिप्ट हटा देते हैं। चलो I told you it is for maximum value also, for RMS value. Let us just remove the subscript. VR square लिख देते हैं, VL minus VC square. Applied voltage हो गया ये 10. VR is 6. 6 square will be 36 plus क्या निकालना है VL square. VC is 0. Voltage across capacitor is 0 because capacitor is not there. है ही नहीं वो, तो VC will be 0. Now solve कर लो इसको 100. VL will be 64 square will be 64. तो इसका रूट ले लेंगे 8 वोल्ट. गॉट इट? क्लियर? ओके, Yes, sir. 8 आ गया. इसका फॉलो अप क्वेश्चन ये है अभी. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस. बोलिए. यू हैव टू रिप्लाई नाउ. या क्या आंसर है इसका? व्हाई द अलजेब्राइक सम इज मोर देन द अप्लाइड वोल्टेज. अलजेब्राइक सम कितना? ये 8 है. देखो इफ वी ऐड देम, वो 6 वोल्ट प्लस 8 वोल्ट इज इक्वल टू 14 volt, which is greater than 10 volt. Why it is so? Applied volt 10 volt है, 4 वोल्ट कहाँ से एक्स्ट्रा आ गया? Why it is so? क्या आंसर होना चाहिए? क्या आंसर होना चाहिए बोलिए. Since they are not in phase. फेज में नहीं है वो. They are not in phase. क्यों? फेज में नहीं है वो, उनका एंगल बन रहा है ऐसा. देखो ऐसे है वो. वी आर इधर है, वी एल इधर होगा और ये वी होगा. ये आपका 6 है, ये 8 है, ये 10 वोल्ट. तो एक फेज में नहीं है, ऐसे नहीं है, लाइन में नहीं है वो. 90 डिग्री का फेज डिफरेंस है. तो अकॉर्डिंग टू वेक्टर लॉ, रिजल्टेंट जो इंडिविजुअल ऐड करेंगे तो ज्यादा आ रहा है और उसका रिजल्टेंट कम आ रहा है. गेटिंग और नॉट? Yes, sir. तो कहीं से एक्स्ट्रा आया नहीं है वो फेज अपना आउट ऑफ फेज है, इसलिए हमें ऐसा लग रहा है कि वो मोर हो गया. बट दे आर आउट ऑफ फेज. डायरेक्ट एडिशन इज गिविंग 14, बट उनके बीच का एंगल 90 है. देयरफॉर पाइथागोरस थ्योरम से it is coming 10 only, not more than that. All right, ऐसे इसका आंसर लिखना है, since they are out of phase. Now इसका आंसर क्या है?
कुछ भी तुम लोग होमवर्क वगैरह कर नहीं रहे आजकल, पढ़ाई पूरी छोड़ के रखी हुई है तुम लोगों ने। क्या करेंगे पहले इसमें? व्हाट टू डू इन दिस? हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन? दूसरा पहले इंडक्टिव रिएक्टेंस निकालेंगे और रेजिस्टेंस। ओके, इंडक्टिव रिएक्टेंस निकालेंगे, फिर इम्पीडेंस निकालेंगे, फिर करंट निकालेंगे, फिर पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा। पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तो आई चाहिए, आई इंटू आर। इंडक्टर के क्रॉस निकालना है तो आई इंटू एक्सएल चाहिए, वी एल चाहिए। तो करंट निकालने के लिए इम्पीडेंस निकालना पड़ेगा, आई विल बी वी अपॉन टोटल वोल्टेज अपॉन टोटल रेजिस्टेंस जेड। जेड निकालना है अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल, ये निकालना है। एक्सएल नहीं है, एक्सएल की जगह उन्होंने एल दिया हुआ है, तो टू पाई एफ एल। एल दिया है तो उससे एक्सएल निकालेंगे, फिर जेड निकालेंगे, फिर ओम्स लॉ से करंट निकालेंगे, ओम्स लॉ से वोल्टेज निकालेंगे, इंडिविजुअल वोल्टेज निकालेंगे। तो एक्सएल निकाल लो पहले, कितना आ रहा है एक्सएल? 2 पाई एफ कितना है? फ्रीक्वेंसी 50 है या? सर 5 ओम आ रहा है। ओके, 0.05 अपॉन पाई पाई तो कैंसिल हो गया है। इफ यू सिंप्लीफाई इट इज कमिंग 5 ओम। ठीक है, नाउ जेड निकाल लो। जेड इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। आर स्क्वायर कितना है आपका? 12 स्क्वायर है वो, ये 5 स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई कर लो, 13 ओम आ जाएगा। ठीक है, 149 आ रहा है तो उसका 13 हो गया। नहीं, 17 कितना आएगा इसका? 144 प्लस 25, 169 का 13 आएगा। ठीक है, और उसके बाद क्या करें हम लोग? करंट निकाल लें, आरएमएस करंट, बिकॉज सप्लाई वोल्टेज है वो आरएमएस करंट ही आएगा, आरएमएस वोल्टेज ही निकालेंगे हम। वी आरएमएस अपॉन जेड, तो 130 अपॉन 13, 10 वोल्ट, 10 एम्पियर। करंट इज 10 एम्पियर। ठीक है, नाउ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इंडक्टर निकालना है, उसका सिंबल वीएल ले लेते हैं। वी एल आरएमएस ही है वो, जस्ट कीपिंग इट वीएल ओनली। Ohm's law again, IRMS into XL। तो IRMS आपका 10 है, XL 5 निकल रहा है, ये 50 वोल्ट है अक्रॉस द इंडक्टर और रजिस्टर के क्रॉस। VR IRMS into R, that's 10 into 12, 120 volt. Again vector sum is going up, vector I mean algebraic sum is 120 plus 50, कितना आ रहा है? 170. Whereas applied voltage is 130. Why the voltage is going up again? इसका भी सेम आंसर होगा। Not in phase. Out of phase. हाँ, तो ये टेक्स्ट बुक में आपका एक्सप्लेनेशन दिया है, दे आर आउट ऑफ फेज। क्या? नॉट आउट ऑफ फेज बाय 90 डिग्री, ऐसा दिया ना यहाँ पे। देखो ये आंसर ऐसा, दे आर आउट ऑफ फेज बाय 90 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन का है, उसमें भी ये सॉर्ट एग्जांपल है, उसमें भी रिजॉल्व दिस पैराडॉक्स। ये लाइक दिस दे आर आस्किंग, is the algebraic sum of these voltages more than the source volt? If yes, resolve this paradox. क्या लिखेंगे? आउट ऑफ फेज बाय 90 डिग्री, ऐसे लिख देंगे। वहां पे भी लिखेंगे आउट ऑफ फेज बाय 90 डिग्री।
आउट ऑफ फेज बाय 90 डिग्री। ठीक है, गॉट इट। इसलिए Yes, sir. उनका algebraic sum will always go up because they are not in phase, सिंपल एडिशन नहीं है वो। ये तो एवरीवन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड्स के लिए, ज्यादा उसमें कैलकुलेशन है नहीं वैसे, बट अगर आपको फार्मूले नहीं पता तो फिर फंस सकते हैं। जिसके क्रॉस वोल्टेज निकालना है उसी का रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई करेंगे, बट उससे पहले करंट निकालने के लिए होल वोल्टेज अपॉन कंप्लीट रेजिस्टेंस चाहिए एंड अप्लाइड वोल्टेज चाहिए, विच इज गिवन। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके आंसर इसका लिख लो जल्दी से। इसका 5 ओम निकला एक्सेल, करंट 10 आया, फिर वोल्टेज 50 एंड 120। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन। सॉल्व एग्जांपल कर सकते हैं ये। 7.6 कैपेसिटर के साथ है, रजिस्टर है। सिमिलर क्वेश्चन है ये। कैलकुलेट द वोल्टेज, यहाँ पे उन्होंने आरएमएस लिख के दिया है, बट इफ नथिंग इज मेंशन बिकॉज दिस इज द सप्लाई वोल्टेज, अपना भी आरएमएस वोल्टेज आ जाएगा। कुछ मेंशन करेंगे, पीक वैल्यू निकलना है, तब उसको √2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, अदरवाइज लेट इट बी लाइक दैट। इसका क्या आंसर आया था? अच्छा, 100 वोल्ट डीसी लगा रहे पहले। डीसी में तो हमें आर मिलता है, करंट इज आर, Sir, 100 ohm. आर इज इक्वल टू वी बाय ओम्स लॉ से। तो वी इज 100, आई इज 1, तो 100 ओम फॉर डीसी व्हेन डीसी इज अप्लाइड। डीसी में क्या होता है, हमें इंडक्टेंस नहीं मिलता हमें, बट जब एसी लगाएंगे तब हमें क्या मिलेगा? बोलो, एसी के लिए क्या मिलेगा? Impedance. इम्पीडेंस, यस, टोटल रेजिस्टेंस मिल जाएगा ना। 100 वोल्ट है और करंट, टोटल करंट 0.5 है, तो उसमें हमें टोटल वोल्टेज और टोटल करंट से जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वी बाई आई, अभी यहाँ पर जेड मिलेगा। कौन सी आरएमएस वैल्यू रहेंगी ना सब, स्क्रिप्ट में कभी आरएमएस वैल्यू लिखो या ऐसे भी चला सकते हैं, वी आर एम एस अपॉन आई आर एम एस। ये आपका 100, 0.5, ये 200 हो गया। ठीक है, तो एसी में जो क्वाइल होगा वो इम्पीडेंस, उससे इम्पीडेंस आता है। वाई? बिकॉज उसमें इंडक्ट एक्सेल भी रहेगा, क्योंकि एसी में करंट चेंज हो रहा है बार बार। इट ऑफर्स द सेल्फ इंडक्टेंस फिनोमिना, बिकॉज ऑफ दैट वी गेट there is XL also, resistance also। एक ही coil में देखो, अभी now coil has, it is not the ideal coil, ideal coil नहीं, उसका resistance है, देखो R, यहाँ पे लिख दो, it is not the ideal inductor। ideal inductor में resistance क्या होता है? 0 होता है, ये 0 होता है, बट यहाँ पर 0 नहीं है। It is a combination of two things, ऐसा है वो, एक ही coil है ना। now it is inductor also, उसकी resistive value है, तो रजिस्टर आल्सो कॉम्बिनेशन ऑफ टू थिंग्स, एक 2 in 1 है वो। एक कॉइल के अंदर रेजिस्टेंस भी है हिडन उसके अंदर, एंड कॉइल तो है ही, वो इंडक्टर तो है ही, उनको हम सिंबल में सेपरेट दिखा सकते हैं। गॉट इट? इट इज सिंगल कॉइल ओनली, नॉट द डबल।
इट इज अलग 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 नहीं है, रेजिस्टेंस अलग अलग फिट किया आपने, आइडियल को अलग, ऐसा नहीं है, उसके मटेरियल का रेजिस्टेंस है। गॉट इट? सेकंड पार्ट डन। व्हाट अबाउट थर्ड पार्ट? कैसे करेंगे? सर डीसी एसी दोनों के लिए बता दो। नहीं, ये जो फेज डिफरेंस होता है एसी में आता है, डीसी में तो जीरो होगा फेज डिफरेंस। फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड वोल्टेज फॉर एसी है ना। डीसी में हमेशा जीरो लिख सकते हैं विदाउट एनी कंफ्यूजन। या क्या फार्मूला बोलिए, फटाफट बोलते जाइए, रिवाइज नहीं कर रहे तुम लोग। सिंपल तो पार्ट है ये। रिवाइज नहीं करेंगे तो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, फिर एसी बिकम्स कॉम्प्लिकेटेड। tan phi वाला फॉर्मूला। कॉस फाइव वाला लगाओ ना डायरेक्ट। cos phi इक्वल टू r बाय। पावर फैक्टर वाला डायरेक्ट लगा सकते हैं। कॉस फाइव को पावर फैक्टर बोलते हैं कि नहीं? पावर फैक्टर इज इक्वल टू आर बाई जेड। यहाँ से आपको कॉस फाइव मिल जाएगा 100/200, दैट इज 1/2। तो लेकिन हमें फाइव चाहिए ना, देयरफॉर फाइव इज इक्वल टू 60 डिग्री और पाई/3, ठीक है, रेडियन। रेडियन में लिखेंगे तो पाई/3 होगा, डिग्री में लिखेंगे तो ये आएगा। और फोर्थ पार्ट हाउ टू डू, एक्सेल निकालना पड़ेगा। ये फोर्थ पार्ट का एक्सेल कहाँ से आएगा? सर इम्पीडेंस के फॉर्मूला से। तो इम्पीडेंस के फार्मूले में से उससे मिल जाएगा, Z इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। तो यहाँ से एक्सएल, यहाँ पे इसी की वैल्यू पुट कर दो, सॉल्व कर लेना। चलो मैं यहाँ पे छोड़ देता हूँ। Z कितना निकाला अपन ने? 200। R कितना है? R इज 100 स्क्वायर हो जाएगा। ये 2 पाई, एक्सएल इज 2 पाई FL। यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, R स्क्वायर प्लस 2 पाई FL का होल स्क्वायर। सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। F की वैल्यू कितनी दी है? 50। यहाँ 50 दी हुई, तो यहाँ पे 50 पुट कर, अभी सॉल्व कर लेना इसको। पाई की वैल्यू पुट कर दो, 2 पाई, पहले दोनों तरफ स्क्वायर कर लो, 50 इंटू L स्क्वायर, होल का स्क्वायर। सॉल्व कर लेना अभी, करेक्ट। स्क्वायर करके सब इधर सबट्रैक्ट करके डिवाइड करके कर लेना। लो वैल्यू आएगी मेरे ख्याल से, डेसिमल में आ सकती है, डजंट मैटर। नहीं, हाँ, जो भी आती है जनरली इट इज जस्ट सेल्फ इंडक्टेंस इज 1 ohm or less than 1 ohm, decimal 1/10 of the ohm or 1/100 ohm, ऐसा मिली हेनरी वगैरह। ओम नहीं, हेनरी में आएगा, इट विल बी इन हेनरी, ठीक है। गॉट इट? तो न्यूमेरिकल्स डन। ये सब ऐसे न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करके रखिए, ये दीज आर इम्पोर्टेंट वन। ऐसे ही क्वेश्चन आपको बोर्ड में मिलेंगे, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में मिलेंगे, आपको सॉल्व करके आंसर लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट टॉपिक इज रेजोनेंस ऑफ LCR सीरीज सर्किट। Any idea about the resonance of LCR series circuit? What happens in the resonance? Here, जब तीनों सीरीज में है तो there is sorry, what happens अगर आप, एक मिनट, sorry, if all series and you
change the frequency or you change the capacitance or inductance at one particular situation, if XL is equal to XC हो जाए, फ्रीक्वेंसी अगर हम लो वैल्यू से बढ़ा रहे हैं तो ऐसा हो सकता है, या फिर हम कैपेसिटर की सर्टेन वैल्यू ला रहे हैं तब ऐसा हो सकता है, या इंडक्टर चेंज कर रहे हैं. तो देयर आर 3 ways to make it equal. One is changing the frequency, other is changing the inductor, other next is changing the capacitor. जनरली फ्रीक्वेंसी से हम जब फ्रीक्वेंसी लो वैल्यू से बढ़ाते हैं, एक सिचुएशन ऐसी आती है XL इक्वल टू XC हो जाता है. ऑलराइट, तो क्या होगा फिर उसमें, what will happen in that case? अगर आप Z का फार्मूला देखो तो Z क्या हो जाएगा, R square. R. that will be minimum, R रहेगा, R it will become R, है ना. Current will become, in other words, Z will become minimum. जब XL is equal to XC हो गया, that will be R, I will be maximum. ये मिनिमम हो जाएगा. Current goes to the peak value. Peak value मतलब maximum value. Not peak, peak नहीं बोलेंगे. It will be maximum. मतलब peak value भी बढ़ जाएगी, RMS value भी बढ़ जाएगी. तो this phenomena is called resonance. जब impedance minimum, current maximum, it will be called series circuit is at resonance. What is the use of this? Resonance में वो particular frequency के लिए current has increasing significantly. So that is what is done in tuning of radio and TV set. आजकल रिमोट से इलेक्ट्रॉनिक मतलब ऑटोमेटिक ट्यूनिंग है, बट उसमें भी either capacitance is changed or inductance is changed, and we bring the resonance of certain frequency. Therefore, that radio station or TV channel is tuned. उसके signals के लिए करंट इज मैक्सिमम, तो वो प्ले होता है. फिर पुराने रेडियो एंड टीवी सेट देखेंगे, उसमें नॉब रहती थी, नॉब को टर्न करना पड़ता था, कैपेसिटेंस चेंज करते थे उससे, डिफरेंट कैपेसिटेंस के लिए डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज का रेजोनेंस मिलता था और वो ट्यून हो जाती थी, जो भी चैनल्स थे वो ट्यून हो जाते थे. आजकल ऑटोमेटिक ट्यूनिंग है, बट सेम इट इज बेस्ड ऑन द फिनोमिना ऑफ रेजोनेंस ऑफ LCR सीरीज सर्किट. ठीक है, तो इसकी थियरी सिंपल है काफी, पॉइंट्स बहुत है, बट जस्ट जो हमने 2 पॉइंट सीखे, दो पॉइंट जो सीखे, Z becomes minimum, current becomes maximum. कब होगा, जब XL is equal to XC. So this phenomena is termed as resonance of LCR series circuit. तीनों होने चाहिए, देखो, all 3 will be there, then only impedance can be minimum, otherwise not. So that's what the theory is. So when frequency of AC sources increase, our capacitance or inductance are also changed. तीनों कर सकते हैं, but यहाँ पे हमने frequency लिखा, doesn't matter. Then increase from low value, then it's at one frequency, impedance of LCR series circuit becomes minimum, and hence current become maximum. This frequency is called resonant frequency. It is used in tuning of radio and TV sets. All right. So current is given by this relation. ये relation से current है. So when XL is equal to X, when XL is equal to, okay, XL is omega L, XC is equal to 1 by omega C. Omega is changed. Then at particular frequency called resonant angular frequency, XL is becoming equal to XC. Impedance is becoming R, which is minimum. तो मिनिमम हो गया तो करंट मैक्सिमम हो जाता है. ठीक है, तो दैट्स हाउ वी डिफाइन द रेजोनेंस.
ये हमने यहाँ पे हमने वर्डिंग से, यहाँ पे फार्मूले से हमने क्लियर। यू कैन कीप इट ब्रीफ आल्सो, इसको और छोटा कर सकते हैं। व्हेन इम्पीडेंस बिकम्स, व्हेन एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी, ऐसे लिख सकते हैं। इम्पीडेंस इज मिनिमम which is equal to R, then I is maximum, current is maximum. This phenomena is called resonance and it is used in tuning of radio and TV sets. That's all. इसको दो लाइन में लिख सकते हैं, बट जस्ट द वे गिवन इन एनसीईआरटी बुक हमने वो वैसे स्टेप लिखे। देखो ये भी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड कर रहा है, ये भी फ्रीक्वेंसी पे। एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी के लिए दोनों इक्वल हो जाएंगे। गेटिंग दिस पॉइंट्स? Yes. Yes, sir. तो इम्पीडेंस में क्या मिनिमम होता है? व्हाट इज मिनिमम में, आई मीन सॉरी, रेजोनेंस में व्हाट इज मिनिमम? इम्पीडेंस इज मिनिमम, Impedance. है ना, which is equal to R, and current is maximum, and therefore current is maximum, therefore, है ना, therefore करंट मैक्सिमम एम्पलीट्यूड से ऑसिलेट करता है ना। एसएचएम है ना, ये भी तो वोल्टेज भी ऑसिलेट करता है, करंट भी ऑसिलेट करता है ना। जैसे पेंडुलम में एट रेजोनेंस इट ऑसिलेट्स विद द एबनॉर्मली वेरी लार्ज एम्पलीट्यूड, है ना। पढ़ा हमने रेजोनेंस इन एसएचएम, when external frequency is equal to the natural frequency of pendulum oscillate with abnormally very high amplitude, and this amplitude can be very high if the damping factors are low. resistance वगैरह कब होते हैं तो बहुत हाई हो जाते हैं एम्पलीट्यूड, इवन इट कैन ब्रेक द सिस्टम, इतना हाई हो जाता है। यहाँ पर कुछ सिस्टम ब्रेक नहीं होगा, यहाँ पे उस पर्टिकुलर सिस्टम की ट्यूनिंग हो जाएगी, एंड दैट विल बी प्लेइंग इन केस ऑफ रेडियो, टीवी सेट्स एंड अदर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स। सेल फोन वगैरह में भी, सेल फोन में भी एप्लीकेबल है ये सब चीजें। जो सिग्नल की फ्रीक्वेंसी आ रही है, जो नंबर डायल किया जा रहा है, उसका रेजोनेंस होगा। जब हम ब्लॉक करते हैं तो उसमें पैरेलल रेजोनेंस होता है। पैरेलल रेजोनेंस में जो अपने कोर्स में नहीं है, पैरेलल रेजोनेंस में क्या होता है, इम्पीडेंस बिकम्स, इसका उल्टा हो जाता है, इम्पीडेंस बिकम्स एबनॉर्मली वेरी हाई, इनफाइनाइट की तरफ जाता है इम्पीडेंस। करंट बिकम्स जीरो, फॉर दैट पर्टिकुलर सिग्नल विल नॉट बी एबल टू कॉल यू, दैट इसका हम सिग्नल ब्लॉक कर देते हैं। वो इसका अपोजिट है, वो पैरेलल रेजोनेंस है, वो उसमें इसका अपोजिट होता है। गेटिंग और नॉट? Yes. तो दिस इज ऑल अबाउट रेजोनेंस। रेजोनेंस में है नहीं, अभी इस पॉइंट को यूज करके हम रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं और उसके बाकी पॉइंट्स हम डिस्कस कर सकते हैं। तो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का भी डेरिवेशन इसमें वेरी ब्रीफ है। देखो, रेजोनेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा नॉट या ओमेगा आर सिंबल, एनसीईआरटी बुक में नॉट दिया तो हम नॉट लिख रहे हैं। तो एट रेजोनेंस एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी, एक्सएल की वैल्यू पुट कर दी, एक्सी की वैल्यू पुट कर दी, ओमेगा नॉट के लिए सिंप्लीफाई कर दिया, तो इट इज 1/√LC, यूनिट विल बी रेडियन पर सेकंड। गेटिंग? ब्रीफ डेरिवेशन। और अगर हमें फ्रीक्वेंसी का करना है तो ओमेगा इज 2πf, तो एफ नॉट विल बी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, 2π से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा। फ्रीक्वेंसी की यूनिट विल बी हर्ट्ज,
गेटिंग और नॉट? तो ये दोनों आपके शॉर्ट डेरिवेशंस हो गए। सिंबल्स कभी कभी ऐसे बुक्स में सिंबल ऐसे एफ आर हो सकते हैं और ओमेगा आर। R will represent the resonance frequencies, and we are using not also peak value के लिए, I mean resonant frequencies के लिए omega naught and f naught। textbook symbols ये easy। unit जो है Yes. will also be एक हर्ट्ज होती है फ्रीक्वेंसी की, और इसकी रेडियन पर सेकंड होती है। एंगुलर फ्रीक्वेंसी की एंगुलर फ्रीक्वेंसी वही उतनी ही होती है जितना आपका एंगुलर स्पीड से जनरेटर रोटेट कर रहा है, जनरेटर की शाफ्ट रोटेट कर रही है। एंगुलर फ्रीक्वेंसी इज सेम हियर। उतनी फ्रीक्वेंसी से एसी चेंज हो रहा है, उतनी एंगुलर फ्रीक्वेंसी से वही सेम एंगुलर फ्रीक्वेंसी एसी सप्लाई की है। both are equal, angular speed and angular frequency here both will be equal in। कितनी स्पीड है, कितनी एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है इंडिया में एसी सप्लाई की, कितनी होगी? If I ask you what is the frequency of AC supply in India, then you say 50 hertz। What is the angular frequency? कितनी होगी AC सप्लाई की? 2 pi into f 314। हमने सॉल्व किए थे ना क्वेश्चन, ओमेगा टी 314 लिया था तो 50 आ रहा था। इट विल बी 314 रेडियन पर सेकेंड। तो इंडिया में फ्रीक्वेंसी इज 50 हर्ट्ज एंड एंगुलर फ्रीक्वेंसी इज 314 रेडियन पर सेकेंड। we are talking about the frequency of AC सप्लाई, उसकी बात हो रही है। एंड पर्टिकुलर सर्किट के लिए ये डिफरेंट वैल्यूज आएंगी, These will be different। ये हम रेजोनेंस की बात कर रहे हैं, और जो सर्किट होगा डिपेंडिंग अपॉन L and C we'll get different values। This also may be 50 or may not be 50, we don't know। इस पे डिपेंड कर रही है ना, इन पे डिपेंड करेगी। एंड इट विल बी अकॉर्डिंग टू, इस पे डिपेंड कर रही दोनों फ्रीक्वेंसी L and C है ना। तो इसमें देखो, there was one question in JEE, capacitance has been doubled, so what should be the what should be done to inductance so that circuit remains at resonance, frequency doesn't change? इसको half कर दो। If you know the formula, you can just very easily do it। अगर दोनों का प्रोडक्ट है, one thing becoming double, other will becoming half, तो 2 will get cancelled like that। तो it is both are depending upon root of L and C and अंडर रूट, और डिनोमिनेटर में है, रूट में है, डिनोमिनेटर में है। L and C की हम डायमेंशन लिख सकते हैं क्या? बोलो, व्हाट विल बी द डायमेंशन ऑफ L into C? बोलिए। क्या आएगी बोलो? M0 L0 T minus 2 आ रही है। सर T2R 2 आएगा, ऊपर से नीचे था वो ऊपर आ जाएगा ना, प्लस हो जाएगा। कैसे? तो LC इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू F स्क्वायर, यहाँ से स्क्वायर कर दो। F का क्या होगा? F का T minus 1 होता है ना, T minus 2 ऊपर आके +2 हो जाएगा। Got it? yes sir। Yes।
तो ये इसमें नहीं लिखना है, ये आपका एक्स्ट्रा पॉइंट है, इसको हटा दो। ये आपको those who are going for competitive examination उनके लिए यूजफुल है, बोर्ड में डायमेंशन नहीं पूछते हो। ओके, मूविंग फर्दर। तो करंट एम्पलीट्यूड एट रेजोनेंस, करंट निकालना है तो कई बार न्यूमेरिकल्स में करंट निकालना पड़ता है, तो हम क्या करते हैं, जेड निकालने बैठ जाते हैं, बहुत देर तक टाइम वेस्ट करते हैं, बाद में पता लगा वो तो निकालना ही नहीं था, सीधे आर से डिवाइड करना था, इसलिए मैंने सेपरेट यहाँ पर लिख दिया है, सो दैट यू शुड नॉट वेस्ट योर टाइम। तो करंट एम्पलीट्यूड निकालना है ना, तो पीक वैल्यू निकालनी है करंट की, तो करंट एम्पलीट्यूड मींस पीक वैल्यू निकाल मैक्सिमम, तो मैक्सिमम वोल्टेज अपॉन जेड, बट जेड क्या है, आर के बराबर है, मिनिमम है, तो जेड की जगह आर आ जाएगा। फॉर मैंने लिखा भी देखो, फॉर न्यूमेरिकल्स, वहां पर टाइम वेस्ट होता है काफी, बाद में पता लगता है ये तो करना ही नहीं था। एंड करंट एम्पलीट्यूड आई एम एंड आर एम एस करंट बोथ विल बी मैक्सिमम एट रेजोनेंस, ये मिनिमम है, पीक वैल्यू भी काफी हाई हो जाएगी और करस्पॉन्डिंग आरएमएस वैल्यू भी बढ़ जाएगी, बिकॉज आरएमएस इज, दोनों के बीच में रिलेशन होता है ना, इफ वन गोज अप अदर गोज अप। ऑलराइट, so this is your importance point for solving the numericals which are generally asked। impedance रेजोनेंस में कैलकुलेशन कम होते हैं ना, इसलिए वो ज्यादा पूछते हैं। ऑलराइट, Yes, sir. ओके। देखो ये ग्राफ है आपका, वेरिएशन ऑफ करंट एम्पलीट्यूड वर्सेस ओमेगा। जब जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ती है, यहाँ पे करंट एम्पलीट्यूड है, पीक करंट, और यहाँ पे एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा। जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी लो वैल्यू से बढ़ा रहे, एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी के लिए जो कि रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है, इट इज एबनॉर्मली इंक्रीजिंग एंड दिस इज फर्दर इंक्रीजिंग। तो आर की वैल्यू पे डिपेंड करेगा कितना हाई तक जाएगा। आर की वैल्यू कम करते चले जाओ, पीक विल बी कीप गोइंग अप, बिकॉज यहाँ पे देखो, I maximum is V maximum upon R. If R goes down, IM goes up. इसमें इस वाले में R1 है और इसमें अगर R2 है, तो R1 will be certainly less। जितना कम रेजिस्टेंस, अभी रेजिस्टेंस ही कंट्रोल कर रहा है करंट को, बाकी फैक्टर्स तो न्यूट्रलाइज हो गए। अगर रेजिस्टेंस को भी आप डिक्रीज करते जाएंगे, करंट की पीक वैल्यू और ऊपर जाती जाएगी। दैट्स व्हाट इज मीनिंग। यहाँ पे इसके लिए हमने R1 लिखा है, इसको R2 लिखा। R1 इज लेस देन R2, therefore करंट की पीक वैल्यू इसमें मोर है। इसमें गोज अप टू 1 एम्पियर, इसमें गोज अप टू 0.5 एम्पियर। ये वैल्यू छोड़ सकते हैं, जस्ट यू कैन लीव दिस वैल्यूज। यहाँ पर ओमेगा नॉट इज ऑलराइट। ये वैल्यू नहीं लिखनी है when we indicate the graph because they are for certain circuit, तो वो हमें सर्किट मेंशन नहीं करता है। we have to just show the graph how the current amplitude is becoming abnormally very high, if you reduce the resistance further very high। यहाँ पर रेडियन पर सेकंड लिख दो यूनिट। फ्रीक्वेंसी भी दिखा सकते हैं, यू कैन राइट एफ नॉट आल्सो, डजंट मैटर। यहाँ पे एफ नॉट के साथ भी सेम ग्राफ आएगा, गेटिंग और नॉट, both frequencies will do, angular or simply frequency, graph will not be changing। और एफ भी कर सकते हैं यहाँ पर।
और एफ, दोनों के सेम ग्राफ आएगा। All right, moving just some more few more minutes। देखो ये वेरिएशन है एक आपका, वेरिएशन है इम्पीडेंस वर्सेस फ्रीक्वेंसी। यहाँ पर हम लोग एफ नॉट ले रहे हैं, डजंट मैटर। यहाँ पे जेड लिया, जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी इम्पीडेंस कम होता है और मिनिमम हो जाता है। करंट का ऐसे, इसका करंट का ग्राफ ऐसा है, देखो करंट इसका वो अपोजिट चलेगा, इम्पीडेंस कम होता है तो करंट, अभी हमने देखा ना ये समार्ट ऐसा ही है ना, ये थोड़ा नैरो है इसमें थोड़ा सा वाइड है ना। इसमें भी हम नैरो दिखा सकते हैं, ऐसे दिखा सकते हैं, चलो डजंट मैटर। तो इम्पीडेंस कम्स डाउन, करंट गोज अप at certain frequency called resonant frequency, it will be minimum, z minimum is equal to r, and then again it starts increasing। ठीक है, तो इस तरफ का जो सर्किट रहेगा उसमें फ्रीक्वेंसी कम रहेगी, लेस देन रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी जब कम होती है तो xc जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी होता है। अगर फ्रीक्वेंसी कम है तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस विल डोमिनेट, therefore circuit will be of capacitive nature, less frequency पर। और अगर कैपेसिटिव डोमिनेट करता है तो करंट लीड करता है, I leads voltage since XC is less than XL। और यहाँ पर nobody will lead, ये तो क्या हो जाएगा, रेजोनेंस हो जाएगा। Here it will be resonance। Okay, बिल्कुल सही लिख रहा हूँ, यहाँ पे nobody leads। ऑलराइट, F नॉट पे क्या हो रहा है, रेजोनेंस। बोथ आर इन, अच्छा रेजोनेंस में हम देखेंगे सर्किट रेजिस्टिव हो जाता है प्योरली, करंट एंड वोल्टेज सेम फेज में आ जाते हैं। रेजिस्टेंस में क्या होता है, बोथ आर इन सेम फेज, तो नोबडी लीड्स हियर। एट रेजोनेंस बोथ आर इन फेज, बट फ्रीक्वेंसी हमने और बढ़ाई, ग्रेटर देन रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी कर दी। तो अभी जो एक्सएल होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ होता है, फ्रीक्वेंसी बढ़ी तो ये भी बढ़ा, तो इंडक्टिव हो जाता सर्किट, ये कम हो जाएगा कैपेसिटिव, XC will decrease, now will start decreasing, तो इंडक्टेंस will inductive reactance will increase, circuit will become inductive, जिसमें करंट लैग करता है since XL is greater than XC, यहाँ पे XC greater than XL। so that is what is all the points in this graph। तो ये एक जनरल ग्राफ हो गया ना, जिसमें रेजोनेंस भी इंक्लूड हो गया। यहाँ पर मिडवे पर रेजोनेंस है, वहां पर क्या होगा, Z will be minimum and current circuit will become resistive or resonance। देखो रेजोनेंस में Z is equal to R है ना, तो इसको रेजिस्टिव बोलते हैं, प्योरली रेजिस्टिव है, और प्योरली इसको रेजोनेंस भी बोलेंगे, दोनों R से स्टार्ट हो रहे हैं। सर्किट बिकमिंग रेजिस्टिव एंड दिस इज कॉल्ड रेजोनेंस। रेजोनेंस पे करंट एंड वोल्टेज विल बी इन फेज, रेजिस्टेंस का इफेक्ट रह गया बस। तो रेजिस्टेंस में क्या होता है, फेज में रहते हैं, हम कैलकुलेट भी कर सकते हैं पावर फैक्टर से, cos phi is equal to R by Z, Z भी R के बराबर हो गया, ये 1 हो गया, phi 0 हो गया, तो यहाँ पर फेज डिफरेंस दोनों के बीच में 0 हो गया, और यहाँ पर भी फेज डिफरेंस है, इधर भी फेज डिफरेंस, बीच में फेज डिफरेंस 0 हो जाता है। तो वो पॉइंट्स क्वेश्चन के फॉर्म में आएंगे आपके पास, व्हाट इज द फेज डिफरेंस एट रेजोनेंस, व्हाट इज द पावर फैक्टर एट रेजोनेंस, 1 by 1 विल डू इट। ये समझ में आ गया ग्राफ। करंट का वेरिएशन अभी हमने ऊपर किया था, तो फिर से सेम है, यही वाला ग्राफ है देखिए, बट जस्ट इसके साथ कंपेयर करें तो ये करंट जेड बिकमिंग मिनिमम
एंड दिस बिकम्स मैक्सिमम। दोनों एक दूसरे के अपोजिट चल रहे हैं, इधर जेड मोर है, इधर भी करंट कम है इधर, ठीक है, इसलिए मैंने दोबारा ड्रॉ कर दिया, अदरवाइज इट इज सेम, जो ऊपर ड्रॉ किया था वही है, बट इसके साथ कंपेयर करके जस्ट आई वांटेड टू शो यू। Just we'll wind up in next 2 minutes. ठीक है, तो दिस बोथ ग्राफ्स कैन बी आस्क्ड। ये वाला क्या रहेगा, अगर ये देखो हाई किस में, फॉर एलसीआर तीनों जब होंगे तभी, अदरवाइज ऐसा ग्राफ नहीं आएगा। फॉर एलसीआर, यहाँ भी फॉर एलसीआर सर्किट सीकेटी, यहाँ भी सीकेटी लिख दो। डन। Yes, sir. Yes, sir. ओके, जस्ट देखते क्वेश्चंस आपको कुछ दे सकते क्या, देखो ये इसके बेस क्वेश्चन है, चेक पॉइंट्स है, लेट अस सी कितना आपको समझ में है। क्वेश्चन नंबर 6, ये 7 वाला नहीं चाहिए, इसको हटा दो, दैट इज नॉट रिक्वायर्ड, दैट कैन बी, यही वाला चाहिए बस। टेक, यू कैन टेक द पिक एंड सिंपल क्वेश्चन है बहुत। डन। हो गया। Yes. Yes. ओके, एक दो क्वेश्चन और देते हैं जो आज, ये तो ये आपका टेक्स्ट बुक का एक क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, फ्रीक्वेंसी दी हुई है, दो फ्रीक्वेंसी के करस्पॉन्डिंग आपको क्या निकालना है, सी निकालना है, एल दिया हुआ है, सी निकालना है, फार्मूला लगा के निकाल सकते हैं, इसके करस्पॉन्डिंग सी कुछ और आएगा, और ये फ्रीक्वेंसी जब पुट कर देंगे सी की वैल्यू, रेंज ऑफ सी निकलनी है क्या, ये तो ट्यूनिंग में दिया जैसा, या यूज्ड इन ट्यूनिंग, यू कैन जस्ट रीड दिस क्वेश्चन, डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड, 10th क्वेश्चन of exercise. रेडियो ट्रांसमिशन के लिए दिया है, ओके। और ये वाला क्वेश्चन, इसमें कैलकुलेशन पार्ट है जो अब हम लोग डिस्कस कर रहे थे, वो ये कंप्लीट करना है आपको, ये आते रहते हैं ऐसे क्वेश्चन बोर्ड में वैल्यू चेंज करके। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, ये रेजोनेंस के क्वेश्चन इतने कर लो, फिर हम लोग टुमारो विल हैव द जेई क्लास, मंडे को हम लोग रेजोनेंस के बाकी पॉइंट कंप्लीट कर लेंगे, थोड़े पॉइंट और हैं, क्वालिटी फैक्टर बाकी है, देन एवरेज पावर एंड ऑसिलेशन, 2 टॉपिक रह गए अभी इसके। That's all from my side, you can just log out, अगर कोई डाउट नहीं है, कोई डाउट है क्या?